हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक जुडिशरी। अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है लेट्स क्रैक पीसीएसजे, जहां पे हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की भी। क्रैक जुडिशरी चैनल अब आपकी तैयारी करवाने वाला है हरियाणा जुडिशरी की, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए। सीट्स काफी सारी हैं, इसीलिए वी सजेस्ट कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी फॉर्म भर दीजिए अगर आप हरियाणा जुडिशरी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। मेरा नाम है अर्पिता। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था 2019 में। मैंने एलएलएम किया है क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस में। बीए एलएलबी हैव डन फ्रॉम राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब एंड माय स्पेशलाइजेशन वाज इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ हमारी हरियाणा प्रिपेयर फॉर हरियाणा जुडिशियल सर्विस सीरीज के लिए। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इसी सीरीज में एक नया सब्जेक्ट, जो कि है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। हम भी इसे काफी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े होंगे लॉ स्कूल में, काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो आपने लॉ स्कूल में नहीं पढ़े होंगे। तो आपकी तैयारी हम करवाने वाले हैं पूरी तरह कंप्लीट। इसी में हम आपकी ट्रांसलेशन की भी तैयारी करवाएंगे। जो भी चीजें आती हैं आपको हरियाणा जुडिशरी के अंदर, वो सारी चीजों की प्रिपरेशन हम आपको करवाने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट छोटा सा एक्ट है, जल्दी खत्म करेंगे इसे, लेकिन इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ते हैं इसके बारे में समझते हैं ये एक्ट आया क्यों, इस एक्ट की जरूरत क्या थी, और 1963 में ये एक्ट बना है तो क्या इससे पहले स्पेसिफिक रिलीफ के लिए कोई रेमेडी नहीं थी क्या? तो ये सारे सवालों का जवाब हम अब देखते हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में आया, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। ये एक्ट आने से पहले भी स्पेसिफिक रिलीफ के लिए काफी सारे लॉस थे। से मेरा मतलब है जो एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था, जो कि कोर्ट ऑफ इक्विटी ऑफ इंग्लैंड ने बनाया था 1800s में, वो एक्ट हम भी अप्लाई करते थे। लेकिन 1963 में इंडिया ने अपना एक नया एक्ट लेकर आया, विच वाज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब स्पेसिफिक रिलीफ की जरूरत क्या है, पहले बात तो देखिए, आपने भी एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा उबी जस्ट इबी रेमेडियम का। आई एम श्योर सभी ने अपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज पढ़ी होगी, यानी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। राइट? आप लोगों ने, सभी लोगों ने उबी जस इबी रेमेडियम ये पढ़ा ही होगा। इसका लिटरल मीनिंग यही होता है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, यानी जहां कहीं भी राइट है वहां उसकी रेमेडी दी हुई होगी। और ऐसा ही होता है जनरली, राइट? जैसे मर्डर, अगर आपका राइट है नॉट टू, अगर आपका राइट टू लाइफ है तो मर्डर की पनिशमेंट कहाँ दी हुई है आपको? आईपीसी में दी हुई है ना? ऐसे ही जहां कहीं भी राइट का वायलेशन बताया गया है वहीं उसकी पनिशमेंट भी बताई गई है। तो इसी का मतलब होता है जहां राइट है वहां रेमेडी है। लेकिन व्हाट इफ दैट रेमेडी इज नॉट इनफ? व्हाट इफ दैट रेमेडी इज नॉट एडिक्वेट? सिर्फ कॉम्पनसेशन से उस सिर्फ कॉम्पनसेशन देके या डैमेजेस देके उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, उसके लिए उसको कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता उस ब्रीच को। तो इन दैट केस व्हाट डू यू डू? इन दैट केस आप स्पेसिफिक रिलीफ पे आते हो। ठीक है? इन दैट केस यू कम टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या? इट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली एक ऐसा, इसका आंसर आपको इसके प्रियम्बल में भी मिल सकता है। वैसे अगर आप इसका प्रियम्बल खोल के देखें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। यानी ये एक्ट क्यों आया है? टू डिफाइन एंड टू अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ। इसका मतलब ये है कि ये एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज हैं जहां पे स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड की गई है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो फोरक्लोजर और रिडेम्पशन का जो राइट है, वो क्या है? वो स्पेसिफिक रिलीफ ही तो है। राइट? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा जो राइट होते हैं बायर के। तो ऑल ऑफ दैट इज व्हाट? ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिक रिलीफ ऑफ इट्स काइंड। तो ये एक्ट क्या है? ये एक्ट बेसिकली बस आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन दे रहा है, ब्रॉड गाइडलाइन बता रहा है कि ये सिर्फ डिफाइन करता है कि स्पेसिफिक रिलीफ क्या होगा, और इनसे रिलेटेड लॉज को अमेंड करता है। दैट इज इट। ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। इसके अलावा भी स्पेसिफिक रेमेडीज आपको दूसरे दूसरे लॉज में मिल जाएंगी। कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, सो
स्पेसिफिक रिलीफ एज वी वर सेइंग कि उबी जस्ट इबी रेमेडियम का जूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल यस में एप्लीकेबल होता है। इसका मीनिंग ये है बस कि जो स्पेसिफिक रिलीफ आप अगर आपने किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर आप किसी तरह से आपका कोई सिविल राइट अगर किसी पर्सन ने लिया है और उस चीज के लिए आपको कॉम्पनसेशन इनफ नहीं लगता है, एडिक्वेट नहीं लगता है, तो इन दैट केस आप स्पेसिफिक रिलीफ पे आ सकते हो। नाउ स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब ये है कि जो रिलीफ है वो एग्जैक्ट नेचर की होनी चाहिए, पर्टिकुलर होनी चाहिए, डेफिनेटिव होनी चाहिए। यानी आपको जनरल रिलीफ नहीं चाहिए। जनरल रिलीफ में क्या आता है? कॉम्पनसेशन आता है, डैमेजेस आते हैं, ये सारी चीजें जनरल रिलीफ में आती है। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको एग्जैक्ट रिलीफ चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा घर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया घर लेने के लिए, मैंने आपको सारे पैसे दे दिए, अब आप घर खाली करने से मना करते हो। अब यहाँ पे जनरल रिलीफ क्या होगा? यहाँ पे जनरल रिलीफ होगा कॉम्पनसेशन, यानी मैंने जितना पैसा आपको दिया है आप वो मुझे वापस दे दें, और और साथ ही में जो मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए फॉर ऑल द मेंटल स्ट्रेस एंड फॉर ऑल द for all the things that I had to go through because of your breach, फॉर ऑल ऑफ दैट आई नीड टू बी कॉम्पनसेटेड, राइट। लेकिन इसका स्पेसिफिक रिलीफ क्या होगा? इसका स्पेसिफिक रिलीफ ये होगा कि क्योंकि मैं आपको पैसे दे चुकी हूँ, नाउ पुट मी इन पोजेशन ऑफ द हाउस, यानी मुझे पोजेशन दिया जाए अब घर का। ये होगा स्पेसिफिक रिलीफ। यानी मैं एक पर्टिकुलर रिलीफ ही चाहती हूँ कोर्ट से, मैं जनरल रिलीफ नहीं चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे कोई कॉम्पनसेशन दे दे या कुछ भी दे दे, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तो घर चाहिए, मैं पैसा दे चुकी हूँ, हमारी बात हो चुकी है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अब आप मुझे घर दो। तो ये है स्पेसिफिक रिलीफ। यानी कैसा रिलीफ है? ये एग्जैक्ट नेचर का है, वेर यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, एग्जैक्ट है ये। इसके अलावा पर्टिकुलर है या फिक्स्ड है। ऐसा कोई भी रिलीफ क्या होगा? ये स्पेसिफिक रिलीफ होगा। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा स्पेसिफिक रिलीफ का, राइट। अब हम आते हैं कि ये रिलीफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए रिलीफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव ही हो सकता है नेगेटिव भी हो। पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? पॉजिटिव का मीनिंग ये है कि आप कोई ऑब्लिगेशन करवाने के लिए किसी पर्सन को कंपेल कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये घर वाला जो एग्जाम्पल था, इस घर वाले एग्जाम्पल में मैं आपको घर खाली करने के लिए कह सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप मुझे इस घर का पोजेशन दिलवाया जाए। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज फुलफिलिंग एन ऑब्लिगेशन। तो ये कैसा एक्ट हुआ? ये हुआ पॉजिटिव एक्ट। नेगेटिव एक्ट यानी किसी को कुछ काम करने से रोकना। नाउ you have bought this I have bought this property from you, मैं आपको पैसा दे चुकी हूँ, अब आप इसी घर का सौदा किसी और पर्सन से कर रहे हो, आप इसी घर का कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी और पर्सन के साथ कर रहे हो, तो आई कैन आस्क द कोर्ट टू इंजंक्ट यू, यानी आपको रोकने के लिए मैं एक इंजंक्शन ऑर्डर के लिए कोर्ट के पास जा सकती हूँ, कह सकती हूँ कि ये घर बेचने से रोका जाए, मेरा इंटरेस्ट भी है इस घर में, मैंने इतना पैसा दिया था, एंड नाउ आई नीड टू बी इन पोजेशन ऑफ दैट हाउस। तो ये जो आपको मैं रोक रही हूँ, द इंजंक्शन ऑर्डर दैट आई हैव ब्रॉट इन, ये कैसा राइट हुआ? ये होगा नेगेटिव, है ना। यानी इसके स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी टू मेक यू डू समथिंग, यानी आपका कोई ऑब्लिगेशन अगर कोई ऑब्लिगेशन है आपका, तो वो ऑब्लिगेशन पूरा करवाने के लिए भी मैं आपसे कर सकती हूँ, मैं कोर्ट के पास जा सकती हूँ, या फिर आप कुछ कर रहे हो जो मैं चाहती हूँ कि आप रुक जाओ, आप ना करो, तो उसके लिए भी मैं कोर्ट के पास जा सकती हूँ। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेचर क्या है? ये इक्विटेबल रेमेडी है। ये इंग्लैंड में जो कोर्ट ऑफ इक्विटी होते थे, उन्हीं ने ये रेमेडी बनाई थी स्पेसिफिक रिलीफ की, क्योंकि काफी सारे केसेस ऐसे भी होते थे जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉम्पनसेशन दिया हुआ है वो कॉम्पनसेशन इनफ नहीं है, राइट। तो इन दैट केस द कोर्ट स्टार्टेड गिविंग स्पेसिफिक रिलीफ। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ के लिए आपको एप्लीकेशन अलग से देनी पड़ती थी। यानी अगर आप कोर्ट से ये अपनी प्रेयर में अगर ये लिख रहे हो कि रेमेडी ऑफ कॉम्पनसेशन शुड बी गिवन एंड ऑल दैट, तो आपको कॉम्पनसेशन दिलवाया जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेयर में ये डाल रहे हो दैट यू नीड टू बी इन पोजेशन ऑफ दैट हाउस, यू नीड टू बी यू दे द पर्सन who you have bought the house from needs to vacate the house. Now all of this is what? This is specific relief. तो आपको इसके लिए अलग से स्पेसिफिकली एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी।
तो ऐसे धीरे 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 करके एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बन गया। ये इससे पहले जो इंग्लैंड के कोर्ट ऑफ इक्विटी थे, उन्होंने एक लॉ फॉर्मुलेट किया था बेस्ड ऑन केस लॉज। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम भी वही लॉ यूज करते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी थॉट कि वी नीड अ डिफरेंट लॉ। डिफरेंट हाउ? जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा एप्लीकेबल हो, जो कि इंडिया के स्पेसिफिक न्यूआंसेस को समझे। सो फॉर दैट वी मेड अ लॉ विच इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। इसीलिए हम 1963 में इसे लेकर आए थे। आई होप यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ का मीनिंग आपको आई होप क्लियर हुआ हो, आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉनोटेशन समझ में आया हो, ये इक्विटेबल रेमेडी क्यों है ये आपको समझ में आया हो, और ये एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेयर एक्ट पे। बेयर एक्ट समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट समझेंगे, अगर आप बेयर एक्ट के थ्रू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट समझेंगे तो इससे दो चीजों में आपको हेल्प मिलेगी। पहली चीज तो ये कि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे वो आपको इजीली बनेंगे। देखिए प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में आते हैं बेयर एक्ट के अंदर जो दिया हुआ है वो तो आता ही है ऑब्वियसली, लेकिन इंडेक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको इंडेक्स भी समझना और याद करना जरूरी है। तो इसी के लिए बेयर एक्ट के साथ साथ अगर आप एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसीलिए अगर बैरक खोल के बैठे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे। प्रियम्बल कहता है दिस एक्ट इज टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ये सिर्फ सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ देता है। क्या क्या काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देता है हमें? पहला, अगर हम ब्रॉड कैटेगरी देखें ना तो सिर्फ दो ही तरह की रिलीफ है। एक तो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, यानी किसी पर्सन को स्पेसिफिकली ऑर्डर किया जाए कि वो ये परफॉर्म करे। ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और दूसरा है प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ में क्या आ जाता है? इंजंक्शंस। तो इंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। दोनों के बारे में बात कौन करता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट करता है। तो दो तरह के ये रिलीफ दे, ब्रॉडली ये दो तरह के रिलीफ देता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक्स पे आए तो आपको पता चलेगा कि ये एक्ट कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रेटिफिकेशन, रेसिशन, इन सारी चीजों के बारे में भी बात करता है। यानी ये और भी रिलीफ देता है, लेकिन ब्रॉड कैटेगरी अगर देखें तो सिर्फ ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम इसे बांटे तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए है और प्रिवेंटिव रिलीफ के लिए है। तो सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स को ये डिफाइन करता है, सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ को ये अमेंड करता है। ये कब इनैक्ट हुआ था? ये डेट आपको याद रखना जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स। ये डेट जो है 13 दिसंबर 1963, दिस यू नीड टू रिमेम्बर, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये कहता है कि पार्ट 1। अब यहाँ पे हम ये कह रहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, दिस इस एक्ट का नाम बताया गया है सबसे पहले, विच इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसे काट दीजिए। हर जगह बेयर एक्ट में जहां पे भी मेंशन है ना कि जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं एप्लीकेबल होता है, अब वहां पे सारे लॉज एप्लीकेबल है। तो ये अब इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि कहाँ कहाँ ये एक्सटेंड होता है तो यू विल राइट होल ऑफ इंडिया। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होता है। अब हम आते हैं, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट। तो इसके लिए डेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उस डेट पे आएगी। ये डेट क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। ठीक है, ये 13 जनवरी 1964 को आया था। 13 जनवरी 1964, यानी दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 13 जन 1964। ये भी डेट आपको याद रखनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं, सॉरी, डेफिनेशन पे। ठीक है, एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। सारी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ डेफिनेशन है लेकिन जो आपको याद करनी चाहिए। तो पहले डेफिनेशन है ऑब्लिगेशन की। ऑब्लिगेशन का मतलब इट इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी कोई भी ऐसी ड्यूटी जो कि लॉ आपके ऊपर डालता है, वो ड्यूटी आपको पूरी करवाने के लिए वो ड्यूटी एनफोर्स जो लॉ करवा सकता है, ऐसी कोई भी ड्यूटी इज कॉल्ड एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैंने आपको मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया पेंटिंग का। मैंने कहा कि मैं आपको पेंटिंग दूंगी, आप इसके लिए मुझे एडवांस दे चुके हो, अब मैं ये पेंटिंग देने से मना कर देती हूँ। नाउ इट इज माई ड्यूटी अंडर लॉ टू प्रोवाइड यू दैट पेंटिंग, राइट? तो ये क्या है, मेरा ऑब्लिगेशन है, दिस इज माई ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड यू विद अ पेंटिंग। आई होप ये क्लियर है। सेटलमेंट का मीनिंग क्या है? सेटलमेंट का मीनिंग ये है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, सेटलमेंट की डेफिनेशन बाय द वे बहुत बार पूछी जा चुकी है प्रीलिम्स में, तो मेक श्योर कि आपको ये डेफिनेशन याद हो। तो सेटलमेंट की डेफिनेशन में आता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करता है, डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट। यानी ये क्या करता है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आपका सक्सेसिव इंटरेस्ट, सक्सेशन का जो राइट है, सक्सेशन में जो आपको इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट डिवॉल्व कर रहा है, यानी वो इंटरेस्ट बांट रहा है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो ये क्या कहलाएगा, सेटलमेंट कहलाएगा। ये इंटरेस्ट कैसा हो सकता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, ठीक है? ये इंटरेस्ट आपका मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर रिमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, किसी में भी आपका कोई भी इंटरेस्ट है जो कि डिवॉल्व कर रहा है, बांटा जा रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे सेटलमेंट। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट में क्या नहीं आता है, इस इंस्ट्रूमेंट में विल नहीं आता, ठीक है? और दूसरा कोडिसिल नहीं आता। विल और कोडिसिल को छोड़ के कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आपके सक्सेसिव इंटरेस्ट डिवॉल्व हो रहे हो, यानी आपके सक्सेशन के राइट, आपके सक्सेशन के थ्रू मिलने वाला कोई इंटरेस्ट, ऐसा कुछ भी डिवॉल्व हो रहा हो, बांटा जा रहा हो, आपको दिया जा रहा हो, भले ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो या मूवेबल प्रॉपर्टी में हो, तो इसे हम कहेंगे सेटलमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ट्रस्ट की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ट्रस्ट का मीनिंग सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से ही जो दिया है वही है, विच इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन नेचर ऑफ अ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9 ऑफ दैट एक्ट। इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। लास्ट पे आते हैं, ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन used herein but not defined and defined under Indian Contract Act 1872 have the meaning respectively assigned to them in that act। अगर आप अगर आप ध्यान से देखो, अगर थोड़ा डिटेल में देखो, तो बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं डिफाइंड है लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही वो डेफिनेशन अप्लाई करेगी। आई होप यहां तक क्लियर है। सेविंग्स पे आ जाते हैं। सेविंग्स ये कह रहा है कि इस प्रोविजन का कोई भी एक्ट स्पेसिफिक, कोई भी ऐसा रिलीफ अफेक्ट नहीं करेगा जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया गया है। यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आप अगर आते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते या फिर आपका राइट ऑफ कॉम्पनसेशन फिर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपको रेमेडीज दी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको जो रेमेडीज दी है, और आपने जो रेमेडीज एक दूसरे को दी है थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स्ड बाय योरसेल्फ, तो इन दैट कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई रेमेडी दी गई है तो उस रेमेडी को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रिस्पेक्ट करता है, उस रेमेडी को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? दूसरा है, कोई भी इंडियन रजिस्ट्रेशन का कोई भी ऑपरेशन ये अफेक्ट नहीं करेगा। यानी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको बेसिकली क्या बताता है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जिनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली करवाना ही पड़ेगा, वैसे डॉक्यूमेंट्स अगर आप एविडेंस में देते हैं तो उनको एज एविडेंस कोर्ट नहीं मानता, यानी कोर्ट नहीं उनको एक्सेप्ट नहीं करता एज एविडेंस। तो ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट को किसी भी तरह अफेक्ट नहीं करता। इसी को अगर हम दूसरी तरह से देखें तो बेसिकली इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट विल हैव अ अपर हैंड देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यानी अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो कौन सा एक्ट फॉलो किया जाएगा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉलो किया जाएगा इन दैट केस, ठीक है? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर करवाने चाहिए और कौन कौन से नहीं।
तो जो भी डॉक्यूमेंट आप इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, वो डॉक्यूमेंट्स आप बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना उनको रजिस्टर करवाए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ मांगते हुए एविडेंस में नहीं दे सकते. ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स विल हैव टू बी रजिस्टर्ड. आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी अगर आपको सवाल है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट में डाल दो. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द प्रॉपर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. तो मेक श्योर कि आप उसे कमेंट में डाल दो. नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉज. अब ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन from the point of view of mains as well as from the point of view of prelims. ये सवाल काफी बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और मेंस में भी आपको काफी बार आ चुका है. देखो ये क्या बोल रहा है. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग पीनल लॉस. इंडिविजुअल सिविल राइट का क्या मीनिंग हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सिविल राइट? क्या ये टर्म पढ़ा है पहले कभी? राइट इन पर्सोनम. ऑफ कोर्स पढ़ा होगा. अगर आपने टॉर्ट्स लॉ पढ़ा है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, राइट इन पर्सोनम. यानी इंडिविजुअल सिविल राइट का मीनिंग यही है. ऐसा कोई राइट जो कि इंडिविजुअल को हो, और ये कैसा, इस राइट का नेचर क्या हो? ये सिविल इन नेचर है. ठीक है, दिस राइट इज सिविल इन नेचर. यानी ये कोई भी क्रिमिनल एक्ट के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता. दिस राइट इज सिविल इन नेचर. राइट इन पर्सोनम ही आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर लेकर आ सकते हो. कोई भी पीनल लॉ नहीं लेकर आ सकते फॉर एनफोर्समेंट. नाउ व्हाट इफ अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का डेफेमेशन कर दिया है, ठीक है, एक न्यूज में एक एक मैगजीन में उसने एक आर्टिकल छाप दिया है विच इज डेफेमेटरी इन नेचर. नाउ डेफेमेशन तो सिविल भी है, राइट, और क्रिमिनल भी है. तो अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आते हो इस चीज के लिए कि वो जो आर्टिकल है उसके लिए अपॉलजी छपवाई जाए, उसके लिए एक्सप्लेनेशन छपवाया जाए दैट द थिंग्स रिटन देयर आर नॉट ट्रू, and the editor or the writer, whoever wrote the article, is apologetic to any effect that the article may have on any person. तो ये अगर आप इस रिलीफ के लिए जाते हो तो क्या आप इसी अपनी पिटिशन में क्रिमिनल लॉ के अंदर भी रिलीफ मांग सकते हो? क्या आप 510 अप्लाई करवा सकते हो इसी चीज के लिए? नहीं. यही हमारा सेक्शन 4 कह रहा है. सेक्शन 4 हमें ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी ऐसे एक्ट के लिए जाते हो, कोई भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए जाते हो, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट को ही अप्लाई करेगा. वो क्रिमिनल लॉज को अफेक्ट नहीं करेगा. भले ही ऐसा कोई एक्ट हुआ है जिसका रिलीफ आपको सिविल लॉ में भी दिया है और क्रिमिनल लॉ में भी दिया है, भले ही आपको दोनों जगह रिलीफ मिला है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में, उस पिटिशन में क्रिमिनल लॉ की रिलीफ नहीं होनी चाहिए. यानी आप कोर्ट से एक ही रिलीफ मांग सकते हो. या तो आप उसके लिए सिविल रिलीफ मांग सकते हो, या तो आप उसके लिए क्रिमिनल रिलीफ मांग सकते हो, यानी क्रिमिनल एक्ट के अंदर रिलीफ मांग सकते हो. तो आप एक ही चूज कर सकते हो. और अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ के लिए जा रहे हो तो आप सिर्फ सिविल वाला पार्ट ही देखोगे. यानी आप उस पर्सन को उसी सेम पिटिशन के अंदर क्रिमिनली लायबल नहीं ठहराओगे. आप उसके अगेंस्ट दूसरा केस कर सकते हो इन अ डिफरेंट पिटिशन ऑल टुगेदर, वो आप कर सकते हो, दैट इज योर राइट. लेकिन सेम पिटिशन में, सेम एप्लीकेशन में जहां पे आप स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहे हो, उस एप्लीकेशन के अंडर क्रिमिनल लॉज को आप नहीं इन्वोक कर सकते. ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर है. इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं. तो जैसे डेफेमेशन तो आपको पता है टॉर्ट भी है और क्राइम भी है. न्यूसेंस न्यूसेंस भी तो टॉर्ट है और क्राइम है. पब्लिक न्यूसेंस 263 ऑफ आईपीसी में बताया गया है ना. तो अगर न्यूसेंस भी किसी पर्सन ने किया है एंड यू वांट हिम टू रिमूव द न्यूसेंस,
तो उसके लिए भी अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जा रहे हो तो आपको सिर्फ वो सिविल राइट ही क्लेम करना है। आप उसी पिटिशन के अंडर उस पर्सन को लायबल नहीं कर सकते फॉर पब्लिक न्यूसेंस अंडर आईपीसी। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। क्विक रिविजन करने के बाद हम दूसरे चैप्टर पे आएंगे। दूसरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में बना था। 13 दिसंबर को ये एक्ट आया, जिसको अप्लाई किया गया, एनफोर्स करवाया गया 13 जनवरी 1964 में। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या करता है? बेसिकली इक्विटेबल रेमेडी देता है, जस्ट रेमेडी बेस्ड ऑन इक्विटी। ये रेमेडी प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि जो जो रेमेडी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइडेड है, जो रेमेडी आपको दूसरी प्रोवाइडेड है, वो एडिक्वेट नहीं है। वो वो आपका लॉस या आपकी नीड्स के हिसाब से वो फुलफिलिंग नहीं है। तो इन दैट केस आप किस चीज पे आ सकते हो? आप क्या रिलीफ मांग सकते हो कोर्ट से? स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकते हो। स्पेसिफिक रिलीफ होता कितने काइंड का है? तो ये ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो तरह का होता है। एक होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक होता है प्रिवेंटिव रिलीफ। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैंसिलेशन भी होता है, रेसिशन भी होता है, रेक्टिफिकेशन भी होता है, और प्रिवेंटिव रिलीफ और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो होता ही है। तो ऑल ऑफ दोज रिलीफ्स आर मेंशन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्या ये एग्जॉस्टिव इन नेचर है? नहीं, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिलीफ्स को डिफाइन कर रहा है और अमेंड कर रहा है। स्पेसिफिक रिलीफ्स और भी जगह प्रोवाइडेड हो सकती हैं और है भी अंडर वेरियस लॉज। इसके अलावा ये रिलीफ कैसा हो सकता है? दिस कैन बी अ पॉजिटिव रिलीफ, दिस कैन बी अ नेगेटिव रिलीफ। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है हमने ये भी देख लिया। हम डेफिनेशन इसके बाद हम इसके इंट्रोडक्शन पे आए थे। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कब फोर्स में आया था? 13 जनवरी 1964 में ये फोर्स में आया था। डेफिनेशंस पे फिर हम आए थे। हमने ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने सेटलमेंट देखा कि सेटलमेंट क्या होता है। ट्रस्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी ट्रस्ट की डेफिनेशन जो है वो सेम मीनिंग है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इसके बाद हम आए थे कि जो भी डेफिनेशन इधर नहीं दी गई है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर नहीं दी गई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है, तो वो डेफिनेशन हम यहाँ भी यूज करेंगे। उन वर्ड्स का मीनिंग वही होगा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। इसके बाद आए थे हम सेविंग्स क्लॉज पे। सेविंग्स क्लॉज में दो चीजें हमने पढ़ी थी। पहली चीज तो ये कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं करता है ऑफ एनी राइट और एनी रेमेडी दैट ही माइट हैव इन केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई राइट या रेमेडी दी गई है तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसको अफेक्ट नहीं करेगा। और दूसरी चीज हमने देखी थी कि ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का ऑपरेशन अफेक्ट नहीं करेगा, विच बेसिकली मीन्स कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट विल हैव अ प्रायोरिटी ओवर दिस एक्ट। यानी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है दोनों लॉज में तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट विल टेक प्रेसिडेंस। चौथे पे हम आए थे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग सिविल राइट। इंडिविजुअल सिविल राइट पे ही ये एप्लीकेबल होता है, विच इज राइट इन पर्सोनम। इसके साथ आप क्रिमिनल राइट्स इन्वोक नहीं कर सकते, आप क्रिमिनल लॉ के अंदर कोई प्रेयर नहीं कर सकते, कोई रिलीफ नहीं मांग सकते वाइल यू आर आस्किंग फॉर स्पेसिफिक रिलीफ। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ अनअकैडमी के एडवांटेजेस। अगर आपने अभी तक भी अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी करिए, क्योंकि अनअकैडमी आपको देगा कंप्लीट कंप्लीट तैयारी करवाएगा आपकी फॉर एनी जुडिशियल सर्विस एग्जाम। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप अपने घर पे बैठ के आराम से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, क्लासेस इंग्लिश में भी होती हैं, क्लासेस हिंदी में भी होती हैं। आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। कभी भी आप कोई भी क्लास देख सकते हैं, क्लासेस लाइव भी होती हैं। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं तो वहाँ पे आप अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं तो वो किसी भी टाइम पे आप देख सकते हैं जब आपको फीजिबल लगे। इसके अलावा लाइव पोल का जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू की तैयारी, एमसीक्यू में एक्यूरेसी और एमसीक्यू में आपकी स्पीड, दोनों ये लाइव पोल से आपकी बढ़ेंगी। तो अगर आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी करिए। अनअकैडमी का ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको स्पेशल क्लासेस
वहाँ पे जो कि बिल्कुल फ्री हैं वो मिलेंगी। स्पेशल क्लासेस एक्सेस करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है विच इज़ ARPI10। स्पेशल क्लासेस क्यों आपको लेनी चाहिए? क्योंकि यूट्यूब पे जो क्लासेस है उनके अलावा उनसे ज़्यादा क्लासेस आपकी स्पेशल क्लासेस में होती है। यानी आपको कोई भी अगर एक टॉपिक कंप्लीटली पढ़ना है तो इन दैट केस आपको यूट्यूब की क्लासेस के साथ ही स्पेशल क्लासेस भी देखनी पड़ेंगी। तो अगर 3 क्लासेस हम यूट्यूब पे लेते हैं तो चौथी क्लास हम स्पेशल क्लास में लेते हैं। सो इन दैट केस आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे होगा? स्पेशल क्लास के थ्रू होगा। तो स्पेशल क्लासेस ज़रूर देखिए। स्पेशल क्लास में आपको इनफैक्ट जो भी आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिल रही हैं उसके अलावा जो भी लेक्चर में हम पढ़ा रहे हैं वो सारे लेक्चर्स के नोट आपको पीडीएफ फॉर्म में हम स्पेशल क्लासेस में देते हैं। तो आपकी तैयारी आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट इवन नीड टू मेक एनी नोट्स फॉर दैट। तो इसीलिए स्पेशल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, स्पेशल क्लास हमारी अटेंड कीजिए। स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ ARPI10। हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो रेंज करते हैं 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक। यानी सब्सक्रिप्शन हमारा जो प्लान आप अगर 1 महीने का प्लान लेंगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 6250। लेकिन अगर यही प्लान आप 12 या 18 या 24 मंथ्स का लेते हैं तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। आपको 12 मंथ्स का प्लान मिनिमम 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स का प्लान तो लेना ही चाहिए, बिकॉज़ एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इतनी तैयारी तो लगती ही है, इतना टाइम तो लगता ही है। तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल सकता है मेरा कोड यूज़ करके विच इज़ ARPI10। अगर आपको हमारे वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगा है तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है, एक्सेलरेटर बैच, जो कि राजस्थान के अलावा और भी बहुत सारी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करा रहा है। ये यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं और ये जो बैच है ये आपको अनअकैडमी की ऐप पे मिलेगा। इसे सब्सक्राइब करिए और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और आप मेरा कोड यूज करते हैं ARPI10 तो इसके लिए आपको मिलेगा एडिशनल 10% ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल क्रैक जुडिशरी को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आप हमारे इस लेक्चर सीरीज का कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ऑल द बेस्ट।